नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष। खबर कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय टीम पहली पारी में 185 रन पर सिमट गई है। अब बड़ा दिलचस्प कह लें या बड़ा विवादित कह लें, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन मुद्दा यह है कि 185 रन पर सिमट गई। इस पर पहले बात करें या इस पर बात करें कि रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच से आउट हैं, मतलब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। चूंकि इस पर हम शो कर चुके हैं, इसलिए पहले 185 रन पर आ जाते हैं। एक बार फिर पहली पारी में भारतीय टीम की जो खराब स्थिति रही है पिछले कुछ महीनों से, वो दिखाई दी। 200 रन का आंकड़ा छूना भी भारतीय टीम के लिए मुश्किल हो गया। 185 रन पर भारतीय टीम सिमट गई, वो भी तब जबकि इसमें आखिर में जसप्रीत बुमराह ने 22 रन बनाए। यानी अगर वो हटा देते तो शायद 150 रन के आसपास भी भारतीय टीम सिमट कर रह जाती। जिस तरह की स्थिति है, सब कुछ आपके सामने है। जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी कर रहे हैं, शायद इस वजह से एक एडिशनल उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बल्ले से भी उन्होंने कहा जा सकता है कि जिस पारी में सबसे ज्यादा स्कोर 40 रन का हो भारत की तरफ से, वहां पर अगर उनके 22 रन हैं तो वो 22 रन उनके बड़े कीमती योगदान उनका माना जाएगा। लेकिन तेज गेंदबाजों के सामने एक बार फिर भारतीय टीम ने घुटने टेके हैं, ये बात एकदम साफ समझ में आई है। एक तो थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन कह लें, थोड़ा सा पिच से मिल रही मदद कह लें, और दूसरा वो कह लें जिसे हम हौसला शब्द कहते हैं ना, जो भारतीय टीम का इस वक्त पस्त है। और यही वजह है कि आप किसी एक खिलाड़ी के नाम का रोना रो ही नहीं सकते हैं। आप शुरू से अंत तक अगर रोना शुरू करेंगे तो रोते ही रहेंगे, वो खिलाड़ी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि किसी ने आपको खुशियां नहीं दी है, किसी ने भी अपनी बल्लेबाजी से उस तरह का संघर्ष नहीं किया, किसी ने भी क्रीज पर वक्त नहीं बिताया। और मुझे याद है हम लोग पिछले शो में ये बात कर रहे थे कि अगर ऋषभ पंत आउट हो गए तो 200 भी नहीं पहुंचेंगे, और वही हुआ। बिल्कुल सर, इस बार पहली बार टीम इंडिया एज अ टीम परफॉर्म करती नजर आई है। किसी ने रन नहीं बनाया, ताकि अब किसी को ब्लेम ही ना करें। और ये चीज जो है, ये कई टेस्ट मैचों से लगातार देखने को मिल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या है? एक समय पे सारे बल्लेबाजों का आउट ऑफ फॉर्म होना, ये बिल्कुल समझ से परे है। ऐसा मतलब टीम इंडिया को हमने नहीं देखा इसके पहले बहुत सालों से करते हुए। एटलीस्ट कुछ खिलाड़ियों का खराब पैच चलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पारी को संभाल लेते हैं। ऋषभ पंत से रन नहीं बन रहे हैं, लोअर ऑर्डर में रन नहीं बन रहे हैं। नीतीश रेड्डी जिन्होंने शतक लगाया था, कॉन्फिडेंस था कि भाई वो आएंगे, कम से कम कुछ बेहतर बल्लेबाजी करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर भी एक अजीब तरीके से आउट होकर चले गए। रविंद्र जडेजा इतने ज्यादा नटशेल में चले गए कि लगातार डिफेंस करने ही चले गए, बिल्कुल रन बनाने की सोच ही नहीं रख रहे हैं। इस तरीके की विकेट पे जहां पे अच्छी खासी गेंद स्विंग और सीम दोनों कर रही है, ओवरकास्ट कंडीशन है, हरी घास वाली ग्रीन टॉप विकेट है, क्यों बल्लेबाजी में इस तरीके की दिक्कत आ रही है? और सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अगर इतनी दिक्कत थी, इतनी हरी घास वाली विकेट आपको मिल गई, इतनी ओवरकास्ट कंडीशन मिल गई, तो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी क्यों चुनी गई? अगर यहां पे आपके क्वेश्चन अगर आप नहीं उठाना चाहते हैं, या तो सीधे तौर पे सवाल उठें कि भैया क्यों बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों सारे बल्लेबाज एक साथ आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। इस पे आप ऑफिशियल तौर पे सवाल खड़े करिए। बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं, हेड कोच क्या कर रहे हैं, क्या बल्लेबाजी यूनिट कर रही है, उस पे सवाल कीजिए। और अगर आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, हम इस सीरीज में बेहतर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2-1 की बराबरी पर है, ये सीरीज जीत के हम सीरीज को 2-2 से बराबर कर लेंगे, अगर इस तरीके की बात है, इस तरीके का एटीट्यूड है, तो फिर यह समझाइए कि टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी क्यों नहीं चुन ली गई? क्या आपको अपने गेंदबाजों पर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया को जल्दी समेट सकते हैं? क्या आपको यह बात पच चुकी है अब कि जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है? प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज से आप उम्मीदें हार चुके हैं, गेंदबाजी यूनिट से आप क्या उम्मीदें हार चुके हैं कि आप पहले क्या है, कितनी भी खराब बल्लेबाजी हो, कितनी भी खराब बल्लेबाजी कर रहे हो, कितना भी बैटिंग डाउनफॉल हमें देखने को मिले, लेकिन आप फिर भी पहले बल्लेबाजी ही करेंगे। और ये 1-2 नहीं, पिछले 8 से 10 टेस्ट मैचों में सर, कम से कम नहीं तो ये तीसरी या चौथी बार हो रहा है जब बिल्कुल कंडीशंस परे हैं बैटिंग करने के, लेकिन फिर भी हम टॉस जीतते हैं और पहले बल्लेबाजी करते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे लगता है यहां जो उसकी सबसे वैलिड वजह हो सकती है, वो ये हो सकती है कि पारंपरिक तौर पर सिडनी में स्पिन बाद में काम आएगी। और फिर अगर आप पहले बल्लेबाजी नहीं करते हैं, यानी अगर आप दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, पहले गेंदबाजी करते हैं, तो चौथी पारी में आपको बल्लेबाजी करनी है। यहां पर अब भारतीय टीम के सामने, मतलब ये मैं इसका एक सिक्के का एक पहलू रख रहा हूं। सवाल आपके जायज है, मैं आपके सवालों को काट नहीं रहा हूं। सवाल आपका जायज है कि भाई अगर आपको दिख रहा था कि ओवरकास्ट कंडीशन है, अगर आपको दिख रहा था, और जसप्रीत बुमराह का फैसला है ये, जसप्रीत बुमराह टॉस के लिए आए थे, आज कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं आया था, आज एक बॉलिंग कैप्टन आया था टॉस करने। अब या तो आप ये कहिए कि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर के साथ, तो सीनियर प्लेयर्स के साथ ये तय हो गया था कि भाई हम अगर टॉस जीतेंगे तो हमको पहले बैटिंग ही करना है, ये जो एक पॉजिटिव अप्रोच होता है, हमको उसी अप्रोच के साथ जाना है। या तो ये पहले
तय था और हमने जाके सिर्फ एग्जीक्यूट कर दिया जीतने पर। लेकिन अगर टॉस जीतने के बाद कंडीशंस को देखकर फैसला किया गया है तो ये जसप्रीत बुमराह का फैसला या किसी और का फैसला नहीं है। अब रही बात क्यों, तो वो जो मैं कह रहा हूं, स्पिनर्स अगर रोल में आते हैं, अब अगर आप मतलब है बहुत मुश्किल, लेकिन अगर सिक्के का अभी भी थोड़ा सा सकारात्मक पक्ष देखने की कोशिश की जाए, आप पर्थ टेस्ट में देखिए किस तरह से भारतीय टीम 150 रन पर सिमटती है, फिर 104 रन पर वो आउट कर देती है ऑस्ट्रेलिया को। क्यों? क्योंकि अब भी विकेट पर मदद है। आप भी देख रहे होंगे अब भी गेंद वो हरकत कर रही है। अब अगर आपने 185 रन बना लिए और अगर एक बार फिर आप 100 रन 120 रन के आसपास आउट करके 60 65 रन 50 रन इस टेस्ट मैच में अगर 40-50 रन की भी बढ़त भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर मिल जाती है और दूसरी पारी में फिर हम मान लेते हैं चलिए आपने 200 रन बनाए, तो चौथी पारी में 250 रन के आसपास यहां पर ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि आपके पास तब तक स्पिनर्स का रोल शुरू हो चुका होगा और संभवतः तीसरी पारी में बल्लेबाजी करना पहली पारी में बल्लेबाजी करने से आसान होगा, क्योंकि तब तक पिच थोड़ा सा ज्यादा मुफीद हो चुकी होगी बल्लेबाजी की। तो इस अप्रोच के साथ गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस अप्रोच से जाने के बाद अगर ये बैटिंग क्रम, बल्लेबाजी क्रम है, जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, कम से कम 250 रन तो आपको जोड़ने चाहिए थे। आप पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला तो कर दे रहे हैं, लेकिन उस साहसिक फैसले को करने के बाद आप उसे बैक नहीं कर पा रहे हैं। स्कोर कार्ड मेरे सामने है, आपकी स्क्रीन पर भी लगातार हम दिखाई रहे हैं ताकि पता चल जाए कि बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, उन्होंने किस तरह से घुटने टेके। एक बार मैं फटाफट पढ़ भी देता हूं कि यशस्वी जायसवाल ने 10 रन बनाए हैं, केएल राहुल ने 4 रन बनाए हैं, शुभमन गिल ने 20 रन बनाए हैं, विराट कोहली ने 17 रन बनाए हैं, ऋषभ पंत 40, रविंद्र जडेजा 26, नीतीश रेड्डी 0, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 14 रन, प्रसिद्ध कृष्णा 3 रन, जसप्रीत बुमराह एक ठीक ठाक, मतलब आप कह सकते हैं 3, अगर उन्होंने 3 चौके लगाए और एक छक्का भी लगाया, उस तरह से 22 रन बनाए, तो वो जो लास्ट में 20-25 रन उन्होंने जोड़े वो भी टीम के काम आने वाले हैं। तो फिर वही वाली बात है कि किसी का रोना नहीं रो सकते आप, एक कलेक्टिव फेल्योर है। लेकिन इस कलेक्टिव फेल्योर में आयुष 3 नाम ऐसे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। मैं नाम बता देता हूं, क्रम आप डिसाइड कर लीजिएगा। और क्यों बात होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए कि इन तीनों ही खिलाड़ियों के बारे में ये प्रचलित है कि अगर क्रीज पर थोड़ा बहुत समय इन्होंने बिता लिया तो फिर ये आपको स्कोर करके देंगे। लेकिन इस पूरी सीरीज में इन्होंने अपनी इसी इमेज को इतना डेंट किसी और ने नहीं पहुंचाया, इन्होंने खुद इतना डेंट पहुंचाया है कि अब आप उसको उस इमेज को दोबारा बिल्ड करने में अच्छा खासा समय लगेगा। पहला नाम है शुभमन गिल का, 64 गेंद खेली है उन्होंने और 64 गेंद खेलने के बाद आउट हुए हैं। दूसरा नाम है विराट कोहली का, 69 गेंद, उनसे भी 5 गेंद ज्यादा। और फिर तीसरा नाम तो आजकल सबसे फेवरेट ऋषभ पंत, 98 गेंद खेले, 98 गेंद खेलने के बाद जिस शॉट को खेलकर वो आउट हुए। क्या इन तीनों बल्लेबाजों को आप बाकी सबकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन इन तीनों को आप ज्यादा जिम्मेदार इसलिए मानते हैं कि अच्छा खासा समय बिताने के बाद इन्होंने अपना विकेट फेंका है? बिल्कुल सर, एक नीतीश रेड्डी है, पहली गेंद पे आउट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। पहली गेंद पे पैर नहीं चला, बाहर की गेंद को आपने छेड़ दिया, स्लिप में कैच हो गया। लेकिन जो ये 3 खिलाड़ी हैं जो अमूमन रन बना के आपको देते हैं, यही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में रन्स किए हैं, आपको आपकी टीम को स्टेबलाइज किया है। वरना टॉप ऑफ द ऑर्डर यशस्वी जायसवाल लगातार रन बनाते हैं, और अगर वो रन नहीं बनाते हैं तो नीचे के खिलाड़ियों को इस चीज को एटलीस्ट समझना होगा कि उनकी विकेट की कितनी वैल्यू है। अगर आप स्टार्टिंग में आउट हो जाते हैं तो बात समझ में आती है। आप जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, आपने अच्छी खासी बॉलें खेल ली हैं, शुरुआत में जो 50 60 70 गेंदें खेलने का काम होता है वो आपने कर दिया है। टफ आवर जो होता है वो आपने वहां पे गुजार लिया, निकाल लिया। उसके बाद आप इस तरीके से विकेट देते हैं, वही ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को निक करते हैं। ऋषभ पंत, क्या गैर जिम्मेदाराना शॉट था, जिस तरीके से पुल करने की जरूरत नहीं थी। ऐसी विकेट जहां पे उछाल अनइवन टाइप की उछाल है, ओवरकास्ट कंडीशन है, कोई गेंद बिल्कुल बाहर निकल जा रही है, कोई गेंद सीधी रह रही है, वहां पे इतनी दूर से ऑफ स्टंप के बाहर 5वीं 6वीं 7वीं स्टंप की गेंद को पुल करने की क्या जरूरत है। शुभमन गिल, मतलब आखिरी गेंद थी सेशन की, आपको आराम से खड़े होकर डिफेंस करना था। ना टर्न हो रही है गेंद में, ना कोई किसी तरीके का कुछ है। स्पिनर के लिए तो कुछ भी नहीं था एज ऑफ नाउ, वो पहले सेशन में, वो भी ओवरकास्ट कंडीशन में, और आप उस पे भी स्लिप में कैच दे के चले जा रहे हैं। बिल्कुल समझ से परे है। एक साथ सारा कलेक्टिव फेलियर ये बैटिंग यूनिट काम करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की है तो इन्हीं तीनों बल्लेबाजों की है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 64, 69 और 98 गेंदें खेलने के बाद अपने विकेट को थ्रो करते हैं तो फिर टीम का यही हश्र होने वाला है। और अंत में फिर वही बात है कि आप जसप्रीत बुमराह के 22 रन, मोहम्मद सिराज के 3 रन, इन्हीं रनों के बूते पे आप कोशिश करेंगे कि कम से कम हम 200 रन पार कर जाए। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं सर, ये वही इंडियन टीम है जो कहां सामने वाली टीम को प्रेशर में लाती थी, और आज की डेट में बात यहां तक आ गई
रही है कि भाई हम इस तरीके से वेट करते हैं, प्रे करते हैं कि भाई 185 हो गया है, थोड़ा सा और अगर ये लास्ट विकेट के लिए 10-5 रन बना देते, किसी तरीके से हम 200 टच कर जाते तो शायद बेहतर होता, गेंदबाजों को कुछ रन मिल जाते। मतलब एक साथ, और जबकि ऐसा भी नहीं है कि विराट कोहली का ये दौर चल रहा है। विराट कोहली जब कप्तान हुआ करते थे तो एक अलग मैसेज था टीम में, लाउड एंड क्लियर, कि भाई हम बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, 5 फ्रंटलाइन गेंदबाजों के साथ हम जाएंगे, बैटिंग में डेप्थ की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे जब से रोहित शर्मा ने कप्तानी संभाली है, या उसके बाद का एरा आप कहें गौतम गंभीर जब से आए हैं, बल्लेबाजी में डेप्थ पर बड़ा फोकस दिया जा रहा है। सर मैं कह रहा हूं इस बल्लेबाजी के डेप्थ का क्या फायदा अगर 185 रन, 200 रन, 150 पे ऑल आउट, 205 रन इस तरीके से ही अगर आपको पहले सेशन में बनाना है ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर बल्लेबाजी की डेप्थ से बेहतर है कि आप 5 प्रॉपर गेंदबाज खिलाएं। कम से कम गेंदबाज जो कर रहे हैं उनको और एक एडिशनल सपोर्ट मिलेगा तो हो सकता है वो और बेहतर करें। क्योंकि जिस तरीके का ये मैं समझ सकता हूं कि वॉशिंगटन सुंदर तक नंबर 8 तक आपके पास बल्लेबाजी है, और नंबर 8 के बल्लेबाजी के बाद भी 22 रन बुमराह बनाते हैं, तब आप 150 रन के पार पहुंचते हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। क्या कर सकती है टीम इंडिया, क्या नया अप्रोच यहां पे आ सकता है, ये तो समझ से परे है। बिल्कुल, और समझ से परे इसलिए है क्योंकि आप बेसिक जो डिफिनीशन है, जो मूल परिभाषा है किसी भी चीज की, अगर आप उससे डेविएट हो जाएंगे, अगर आप उससे हट जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। आप एक इतनी बड़ी सीरीज के लिए जिस तरह की तैयारियों के साथ गए, जिस तरह से शुरुआत में ही अगर आप अगर पूरा हाइंडसाइट में जाके देखना शुरू कीजिए, सीरीज शुरू होने से पहले आप ठीक ठाक 3-4 हफ्ते ये कंफ्यूजन चलता रहा कि रोहित शर्मा जाएंगे नहीं जाएंगे, हो सकता है चले जाएं, हो सकता है 2 दिन पहले चले जाएं, हो सकता है 3 दिन पहले चले जाएं। उसकी जरूरत नहीं थी। उसके बाद जब वहां पर पहुंच गए आप, तो फिर आपने जाते ही डिसाइड कर लिया कि साहब मैं ओपन नहीं करूंगा, ऐसा करते हैं केएल राहुल को ही ओपन करा देते हैं। तो ये जो बदलाव हुए, ये शायद कई बार हम कहते हैं ना कि लॉजिकल कम और विम्स एंड फैंसीज पर किए गए बदलाव ज्यादा हैं। आप हाईवे पर जब गाड़ी लेकर निकलते हैं आयुष, तो कुछ नियम कानून का पालन आपको करना पड़ता है, वरना आपका चालान कटता है। बड़े प्यार से आजकल मैसेज आता है और 2000 रुपए लगते हैं अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चला रहे हैं गाड़ी, तो स्पीड तय है, आपके लिए लिखा हुआ है कि आप ओवरटेक किस तरफ से करें, किस तरफ से ना करें, कौन सी बस लेन है, कौन सी कार लेन है। जब आप इन चीजों का पालन करते हैं तो आप सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। जब आप नहीं करते हैं तो फिर आप या तो रास्ते में अपनी गाड़ी कहीं भिड़ा कर आते हैं या चालान कटवा कर आते हैं। इसी नियम को सिंपल आप क्रिकेट पर लागू कर दीजिए। टेस्ट क्रिकेट में कहा गया है गेंदबाज को थोड़ी देर सम्मान दीजिए, अपने ईगो को हटा दीजिए। अगर आपके पास कोई बड़ी महंगी गाड़ी है ना जो 160 पे चलती है, मत चलाइए उसको 160 पे, जरूरत नहीं है उसको 160 चलाने की। तो यहां पर वो ईगोज नहीं रखे गए। यहां गेंद जो आप कह रहे हैं कि ऑफ स्टंप से 5 स्टंप बाहर की गेंद को आप पुल शॉट मारने जा रहे हैं, क्यों? इसलिए क्या आपको लगता है कि मैं तो ऐसा करता आया हूं, मैं कर लूंगा, मैं मुझसे हो जाएगा, और वो हो नहीं रहा आपसे। आप पहले से ही कॉन्फिडेंस में नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर जो मूल परिभाषा है कि आप विकेट पर समय बिताएं, अपने पैरों को चलने के लिए जो समय चाहिए होता है, जब आपका पैर अपने आप स्वाभाविक तौर पे चलना शुरू हो जाता है, आप गेंद की लेंथ तक जाते हैं। ऋषभ पंत को मैं देख रहा था, वो क्रीज से लगभग 1 हाथ बाहर खड़े हुए थे। और ऐसा क्यों करते हैं बल्लेबाज? ऐसा इसीलिए करते हैं ना कि जो सीम और स्विंग है उसको काटने की कोशिश। बिल्कुल, स्विंग होने से पहले हम गेंद को खेल सके। तो वो आप उस जगह पर जाकर कॉन्फिडेंस तो दिखा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो लाइन है ना, वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। आप सारी मेहनत करने के बाद जब आपको उन रनों को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना चाहिए, आप वहां पर गलती करके आ रहे हैं, और उस गलती के पीछे और कुछ नहीं है सिवाय आपका ईगो है कि मैं तो ऐसा करता हूं, मैं ऐसा ही करूंगा। सर तो पंत पे तो फिर थोड़ी सी और बात करते हैं। एक बार नहीं हो गया, कितनी बार हमने देख लिया है कि सारी चीजें सही चल रही हैं, उसके बावजूद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हैं। पर्थ टेस्ट में भी हमने देखा कि किस तरीके से आउट हुए। उसके बाद अभी हमने पिछले मेलबर्न टेस्ट मैच में देखा कि हम शायद ड्रॉ हो सकता था आराम से। ऋषभ पंत ने वो विंडो खोली ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया इस तरीके की टीम है कि आप हल्का सा विंडो देंगे वो चढ़ बैठेंगे, वो चढ़ बैठे, मैच आपने गंवा दिया, जबकि विकेट पे कुछ भी नहीं था। सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि 5 टेस्ट मैच में कंपेयर किया जाए, सबसे इजीएस्ट विकेट अगर कोई था खेलने के लिए, तो वो बैटिंग करने के लिए, तो वो मेलबर्न की ही विकेट थी। अगर वहां पे इस तरीके से आप आउट हो जाते हैं, ट्रेविस हेड को आप विकेट दे रहे हैं, बाउंड्री लाइन पे कैच हो रहे हैं, शॉर्ट बॉल
एकदम शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, आप उसको जमीन पे भी मार सकते थे, लेकिन जब मैच जीतने का इंटेंशन था ही नहीं, हम वहां ड्रॉ करने के लिए ही जा रहे थे, वो पहले ओवर के इंटेंट से ही समझ में आ गया था। ऐसा भी नहीं था कि हम शायद चेज करने जा रहे थे, रन बनाने जा रहे थे और आपने वो शॉट खेल के आप आउट हुए। जब टीम का इंटेंट ही ड्रॉ कराने का था, पूरा दिन खेलने का था, वहां पे आप इस तरीके से आउट होते हैं। हर बार आपको स्टार्ट मिलता है 30-40, मैं कह रहा हूं जो खिलाड़ी आउट ऑफ टच हैं, लेट से रोहित शर्मा, शुभमन गिल या इस तरीके के जो खिलाड़ी हैं जो पहली गेंद पे या कुछ गेंदों में आउट हो गए, उनमें हम क्या कंपेयर कर, उनसे हम क्या ही कंपेयर करें, उन पे क्या ही कंप्लेन करें, वो आउट हो गए। लेकिन आप जो बार बार सेट होते हैं, उम्मीदें बांधते हैं और उसके बाद इस तरीके से विकेट थ्रो कर रहे हैं, सर कितनी बार हो चुका है। और ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि हम ज्यादा हार्श हो रहे हैं ऋषभ पंत पे, लेकिन होना पड़ेगा। आप जिम्मेदारी कब लेंगे, आप कब तक इस चीज के आड़ में छुपेंगे कि भाई मेरा तो यही गेम है, आर या पार वाला, मैं या तो जिता दूंगा। टेस्ट मैच का एक टेम्परामेंट होता है और ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर इस तरीके से आउट होंगे तो सर ये कब तक चलता रहेगा ऋषभ पंत का भी? बड़ा मौजू प्रश्न है, कब तक चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, जितनी शिकायतें आपने जोड़ी उसमें एक शिकायत और जोड़ लीजिए कि जिन खिलाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे विराट कोहली के आउट होने का तरीका, चाहे रोहित शर्मा के आउट होने का तरीका, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो अपने करियर में सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ हासिल कर चुके हैं। वो करियर के आखिरी मोड़ पर हैं जहां पर वो किसी भी दिन अगर कह दें कि नहीं खेल रहा जी मैं आज से टेस्ट मैच, थैंक यू सो मच, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। ऋषभ पंत अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। ऋषभ पंत के पास वो उनके करियर में 3 पारियां हैं, जिन 3 पारियों की बदौलत आप कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने भारत को मैच जिताए हैं सिंगल हैंडेडली। हो क्या रहा है आयुष कि शायद वो जो मैच जिताए हैं सिंगल हैंडेडली, उसके साथ साथ जो हराए हैं, जिनकी वजह से टीम हारी है, बिल्कुल, जब वो प्रतिशत जो है बराबर रहता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, अगर मान लीजिए आप कहें कि ऋषभ पंत की खराब बल्लेबाजी से भारत ने 4 टेस्ट मैच गंवा दिया, लेकिन ऋषभ पंत की एक तरफा बल्लेबाजी से 3 मैच जीत भी लिए, तो आप कहेंगे चलिए ठीक है। अब क्या है, वो रेशियो जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिताए आपने 3, आपकी वजह से हार रहे हैं हर बार, या आपकी वजह से ड्रॉ होता मैच भी हाथ से निकल जा रहा है। और उम्र कितनी है? 27 साल। और क्या ऐसा है कि आपका कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ध्रुव जुरैल इतने रन बना के ऑस्ट्रेलिया में खड़े हैं, ध्रुव जुरैल बिल्कुल आपके पीछे खड़े हुए हैं। और दूसरी चीज यह है कि एक समय तक, ये मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि एक समय तक किसी भी खिलाड़ी के साथ ना एक सिंपैथी भी चलती है कि अरे यार इतनी भयानक चोट लगी थी, उस भयानक चोट के बाद वो T20 में आया, वनडे में आया, टेस्ट में आया, कीपिंग अच्छी कर रहा है, हो सकता है वो अपनी लय जल्दी हासिल कर ले, लेकिन फिर बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आता है कब तक। वो सिंपैथी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर टीम इंडिया का सवाल है, यहां पर किसी फ्रेंचाइजी का सवाल भी नहीं, यहां पर आप भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर भारतीय टीम की किरकिरी हो रही है, यहां पर भारतीय क्रिकेट की किरकिरी हो रही है। 92 साल में अगर कोई टीम आके आपको 3-0 से घर में जाकर हरा रही है, तो ये सिर्फ रोहित शर्मा के ऊपर धब्बा नहीं है, ये सिर्फ गौतम गंभीर के ऊपर धब्बा नहीं है, ये इंडिविजुअल्स पर धब्बा नहीं है, ये धब्बा पूरी टीम पर है, ये भारतीय क्रिकेट की हिस्ट्री पर है। इसलिए भी शायद बहुत हाई टाइम है जब उनको समझना पड़ेगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी इस मैच में, इस सीरीज में एक इनिंग और बची हुई है, क्या पता शायद 2-3 प्लेयर्स को आपको लगे कि सबक मिल गया है। हालांकि ये कहते कहते मैं खुद मतलब एक तरीके से आहत भी हो गया हूं, बोर भी हो गया हूं। मैं हर बार सकारात्मक कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूं कि चलो शायद अब अच्छा हो जाए, लेकिन वो अच्छा होता दिखता नहीं। और शायद एक वजह ये भी है आयुष, मुझे लगता है ऋषभ पंत 27 साल के हैं, वो विकेट पे जाते हैं, पीछे अपने स्कोरबोर्ड देखते हैं, विराट कोहली 5 रन, 7 रन, 10 रन, रोहित शर्मा 8 रन, 3 रन, 4 रन, इस टाइप का। हो सकता है उनको लगता हो कि जब इनसे कोई नहीं पूछ रहा है तो मुझसे कोई क्यों पूछेगा, या जब इनसे नहीं बन रहे हैं तो मुझसे ही क्यों बनेंगे। वो जो इंटेंट होता है ना कि मुश्किल समय में, मुश्किल हालात में, मुश्किल परिस्थिति में मैं अपने प्रदर्शन से अपनी टीम को का मोराल बूस्टअप कर दूंगा। जो काम इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने किया, जो काम इस सीरीज में कुछ हद तक केएल राहुल ने किया, जो काम इस सीरीज में कुछ हद तक यशस्वी जायसवाल ने किया, चौथा नाम मुझे याद नहीं आता, उसके अलावा बाकी सबने जो किया वो वही किया कि अच्छे खासे जो मूवमेंट्स मिले टेस्ट मैच में उनको ग्रैब नहीं किया, उन अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दिया। और अब जब ये सब कुछ मैं बात कर रहा हूं तो अब मैं आपके सामने यक्ष प्रश्न लेकर आ रहा हूं कि फिर इनको आउट करने की क्या जरूरत थी? ये भी खेल लेते, नहीं बनते इनके रन, कम से कम इतना विवाद तो नहीं होता जो विवाद, मतलब इस टेस्ट मैच के साथ साथ जो विवाद चल रहा है वो विवाद तो नहीं होता। बिल्कुल सर, सही बात है। अगर इस तरीके का माहौल है, इस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, तो फिर रोहित शर्मा भी एक मौका डिजर्व करते हैं। अच्छी विकेट है, नहीं भी है, मैं कह रहा हूं आउट होते कम से कम। अगर उनको आखिरी टेस्ट मैच खेलना ही था
तो यही एक मौका भी था कि आप इनको एटलीस्ट एक आखिरी टेस्ट मैच ही दे देते। शायद इस सीरीज के खत्म होने के बाद रोहित शर्मा खुद डिसाइड करते कि उनको कितना खेलना है, कहां तक खेलना है, कितना कंटिन्यू करना है टेस्ट क्रिकेट में, वो सोचते। लेकिन इस तरीके से रोहित शर्मा को एकदम से ऑप्ट आउट अब बोला तो यही गया है कि भाई उन्होंने खुद ऑप्ट आउट किया है। लेकिन आपको भी पता है कि कितना प्रेशर था रोहित शर्मा के ऊपर इस चीज को करने का। बीइंग द कैप्टन, दो धारी तलवार लटक रही थी उन पे और यही काम हुआ। टीम से उनको बाहर किया गया, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा। टीम इंडिया 185 रन पे ऑल आउट हो जाती है सिडनी के टेस्ट मैच में, जिस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं। जसप्रीत बुमराह कमान संभाल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं और कुछ तो बात है जसप्रीत बुमराह में कि सर अपनी कप्तानी में उनकी बल्लेबाजी में निखार अलग तरीके का आ जाता है। लेकिन रोहित शर्मा को बाहर किया गया, बाकी खिलाड़ियों को, मुझे लगता है कि सर शायद मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि एक सीरीज में सारा झटका इंडियन क्रिकेट फैंस को ना दिया जाए, सबको एक साथ ही नहीं, हम बाहर या अंदर कर सकते हैं या अलग अलग खिलाड़ियों को ट्राई कर सकते हैं, एक सीरीज में एक झटका देते हैं। फिलहाल रोहित शर्मा को बोला गया है कि भाई इस तरीके की बात है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंग्लैंड सीरीज जो होने वाली है उसमें हो सकता है विराट कोहली से लेके बाकी जो खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत अगर उस सीरीज में भी इस तरीके से गैर जिम्मेदार ना खेलते हैं, विराट कोहली, शुभमन गिल, इन सब पे भी तलवार लटकने वाली है बहुत जल्द। मुझे लग रहा है 1 मैन पर सीरीज का हिसाब चल रहा है, इस रेशियो के हिसाब से चल रहे हैं। और फिलहाल इस सीरीज में रोहित शर्मा का नंबर था, जो कि किस्मत की बात कहें आपकी, पहले टेस्ट मैच में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं थे। शायद पहले टेस्ट मैच से अवेलेबल रहते तो ये इतना माहौल नहीं बनता। नंबर 5 पे आते केएल राहुल बल्लेबाजी करने और वो ओपनिंग करने आते, और शायद टीम का जो मोमेंटम है, जिस तरीके से टीम चल रही थी वैसी ही चलती। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का माहौल बना, केएल राहुल को ओपन करने जाना पड़ा, संजोग से हमने वो टेस्ट मैच जीत लिया, रोहित शर्मा कुछ नहीं कर पाए और जब वापस आए तो टीम के हारने की जो लय थी वो शुरू हो गई। आते ही पिंक बॉल टेस्ट मैच मिल गया। मुझे लगता है कि इट वाज अ बिट हार्श ऑन रोहित शर्मा, लेकिन ये डिसीजन लेना तो था ही, क्योंकि रन्स नहीं आ रहे थे, बल्लेबाजी क्रम में कुछ तो बदलाव करना था एटलीस्ट, और उसकी शुरुआत रोहित शर्मा से हो गई। अनफॉर्चुनेट थे, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा हार्श हो गया उनके ऊपर, लेकिन अब कप्तान है तो तलवार तो लेनी पड़ेगी सबसे पहले आप ही को। बिल्कुल, सबसे पहले आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर रन बनाने की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं तो फिर वो बलिदान कह लें, या इसकी कहानी अभी बहुत परत दर परत खुलेगी। और जब जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आएंगी, क्या हुआ ड्रेसिंग रूम में, आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों बन गई कि कई वर्ष के बाद, कई दशकों के बाद एक टीम के कप्तान को, भारतीय टीम के कप्तान को बीच सीरीज में अपने आप को टीम से बाहर करना पड़ा, प्लेइंग 11 से बाहर करना पड़ा। बहरहाल आज दिन का खेल, पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। और एक जो खुशखबरी जसप्रीत बुमराह ही लगातार दे रहे हैं, तो उन्होंने वो जसप्रीत बुमराह ने ही वो खुशखबरी भी दी है। पहला विकेट गिर गया है ऑस्ट्रेलिया का, उस्मान ख्वाजा को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। अब मुझे लगता है कि मतलब यूं तो ये टीम गेम है, लेकिन कई बार ऐसा हमने सुना है कि मतलब 90s में कहा जाता था कि सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिस दिन तय कर लेते हैं कि जीतना है तो उस दिन वो सिंगल हैंडेडली जिता देते थे। तो शायद जसप्रीत बुमराह भी अब इस तरह के खिलाड़ी हैं। मतलब मैं बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन जसप्रीत बुमराह शायद सोच के आए हैं कि मैं रन भी बनाऊंगा, मैं विकेट भी लूंगा, मैं भाग के इधर उधर कैच वैच भी कर लूंगा, जरूरत पड़ी तो ऋषभ पंत को हटा के थोड़ी देर कीपिंग भी कर दूंगा। बट ऑन अ सीरियस नोट शुरुआत कराई है उन्होंने, और अभी इस पिच पर जितनी जान है, उस जान का फायदा अगर जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में फास्ट बॉलर्स भारत के उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक वापसी की उम्मीद हो सकती है। हालांकि मैं अपनी ही बात को फिर कह रहा हूं कि मैं इतना ज्यादा सकारात्मक हूं कि मुझे बार बार नुकसान हो जाता है, फिर भी खैर मैं ये कह रहा हूं शुरुआत हो गई। खैर चलिए वापस लौट आते हैं। रोहित शर्मा के मुद्दे पर बातचीत चल रही थी, और रोहित शर्मा के मुद्दे पर बातचीत के साथ साथ आपको यह बताते हैं कि जसप्रीत बुमराह जब टॉस के लिए आए तो उन्होंने क्या कहा। ये ऑप्ट आउट है या ड्रॉप है, ये बड़ा एक विवाद होने वाला है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि टॉस के समय क्या कहा था जसप्रीत बुमराह ने। इस सीरीज में हमने कुछ मौकों पर अच्छा खेल दिखाया है, आखिरी मैच भी रोमांचक है, उम्मीद है कि हम अच्छा कर पाएंगे। हमारे कप्तान ने खुद को प्लेइंग 11 से बाहर रखकर लीडरशिप दिखाई है। इससे पता चलता है कि टीम में कितनी एकता है, टीम में कोई स्वार्थी नहीं है। हम वो कर रहे हैं जो टीम के हित में है। कहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन यही करना भी चाहिए। ये कोई मतलब भारतीय क्रिकेट पर अगर ये जो लॉट है प्लेयर्स का, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, या कह लीजिए हम सबका नाम ले रहे हैं, हम रोहित का भी नाम ले रहे हैं, विराट का भी ले रहे हैं, बुमराह का भी ले रहे हैं, पंत का भी ले रहे हैं, बाकी सारे नाम आप ले लीजिए। आप भारतीय क्रिकेट पर एहसान नहीं कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा ही यही की जाती है कि आप टीम के तौर पर गए तो आप टीम के तौर पर खेलेंगे और आप टीम में कोई स्वार्थी नहीं होगा। इसको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है शायद जो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अब जसप्रीत बुमराह के ऊपर, अगर यहां से मतलब क्रिकेट है तो आप रूल आउट तो कर नहीं सकते। हाँ, अगर यहां से वो मैच जिता देते हैं अपनी टीम को,
जिताने के बाद वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसको रिटेन कर लेते हैं, तब शायद मुझे लगता है कि इन विवादों का ये एक अंत होगा। अन्यथा ये विवाद जो हैं वो अब इस मैच के दौरान भी और इस मैच के बाद भी बढ़ते ही जाएंगे। बिल्कुल। उस विवादों से बचना है तो और कुछ मत करिए, जबान पर लगाम लगा लीजिए, ताला लगा लीजिए। अलीगढ़ में बड़े अच्छे ताले मिलते हैं, वहां से मंगा के लगा लीजिए, परफॉर्म करिए, मैच जीतिए, शायद विवाद खत्म हो जाएंगे। यही एक तरीका मुझे लगता है। और सर बड़ी सीधी सी बात है कि मतलब कहते हैं ना कि हार के साथ सारी कमियां बाहर आने लगती हैं और जीत के साथ वो सारी कमियां जो हैं वो छुप जाती हैं। टीम इंडिया को फिलहाल बस ये कोशिश करनी होगी कि भाई मैच कैसे जीता जाए। 185 रन आपने बनाए लेकिन बुमराह ने सफलता दिला दी। अगर ऑस्ट्रेलिया की उस बैटिंग लाइनअप को आप एक बार फिर से जैसे आपने पहले टेस्ट मैच में किया था उस तरीके का क्रम्बल कर सकते हैं, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, बुमराह को अगर कोई साथी मिल जाता है तेज गेंदबाजी में और वो काम भारतीय टीम कर देती है कि लेट से 150 रन तक भी अगर आपने जितना स्कोर बनाया है, मैं कहता हूं 200 रन तक भी अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया तो यहां से मैच फिर दोबारा खुल जाएगा। उसके बाद आप मैच में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, दूसरी पारी में बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन हो जाती है, तो फिर शायद ये विवाद जो है वो थमता नजर आएगा। हो सकता है कि फिर रोहित शर्मा वेट करें कि भाई चलिए अगर हम WTC के फाइनल में पहुंचते हैं तो दैट विल बी माई लास्ट टेस्ट मैच ऑफ माई करियर, वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अलावा तो फिर कोई चांस है नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल हम इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं, वहां पे खेलने की कंडीशन में फिलहाल तो रोहित शर्मा नहीं नजर आ रहे हैं। सवाल सर ये भी रहेगा, अगर टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम रिटेन करते हैं, ट्रॉफी के साथ तस्वीर कौन खिंचवाने वाला है? मेरे हिसाब से तो जो दोनों जीत आएंगी वो जसप्रीत बुमराह के अंडर में ही आएंगी। टेक्निकली जसप्रीत बुमराह को वो ट्रॉफी पकड़नी चाहिए, लेकिन चूंकि डेजिग्नेटेड कैप्टन रोहित शर्मा रहे हैं टीम के और वाइस कैप्टन है बुमराह, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मतलब ये एक क्वेश्चन है मेरे जो दिमाग में आया। आपके जहन में जो क्वेश्चन है वो तमाम फैंस के जहन में भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर ऐसा हो गया, पहले तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो भारतीय क्रिकेटर्स अपना बड़ा दिल दिखाएंगे। वहां किसी के हाथ में जाना नहीं, वहां तो हो सकता है कि ले जाके नीतीश रेड्डी को दे दिया जाए कि भाई तुम पकड़ो ट्रॉफी, तुम सबसे जूनियर हो, सबसे तुमने डेब्यू किया यहां पर, इतना शानदार शतक लगाया। मुझे ये तो वो नहीं है कि इस स्थिति में क्या होगा। मेरा सवाल ये है कि फिर रोहित शर्मा का क्या होगा अगर वो उनके ना रहते हुए टीम जीतकर BGT को रिटेन करती है, रिटेन 2 मैचेस की जीत से करती है, वो दोनों मैच आपको जसप्रीत बुमराह ने जिताए हैं, और अगर कहीं आप WTC फाइनल में पहुंच गए तो क्या आप रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेलेंगे या रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी में खेलेंगे या रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे? तो इस तरह के तमाम सवाल हैं। चलिए वो दिखाई दीजिए भाई 3 सवाल जो हमारे हैं रोहित शर्मा के ना खेलने से, जो मतलब जो 3 सवाल इस वक्त सामने हैं। क्या हालिया विवाद से किया ना खेलने का फैसला, खुद को बाहर किया या मैनेजमेंट ने बाहर कर दिया? क्या सिडनी टेस्ट के बाद करेंगे संन्यास का ऐलान? अभी हम सही कहें सब्सक्राइबर्स से अपने, जो हम हमेशा कहते भी हैं कि हम कोई अभी कयास नहीं लगाएंगे। ये 3 प्रश्न हमारे मन में भी है, आपके मन में भी है। हाँ, फॉलो अप जरूर करेंगे हम इन 3 प्रश्नों का, लगातार अपने जो सोर्सेज हैं उनसे बातचीत करके निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका जवाब क्या है। लेकिन जनरली हम शो खत्म करते हैं किसी जवाब से, आज हम इस शो को खत्म करते हैं इन सवालों से, जो 3 सवाल हैं और जो आपका सवाल है कि ट्रॉफी कौन पकड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है शायद सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है सवालों से पहले, वो ख्वाहिश यही है कि किसी तरह भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में वो कारनामा कर सकें जो पर्थ में किया था। बड़ी एक पुरानी कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन आपका पर्थ में है, और दूसरी बड़ी प्रचलित कहावत है, अंत भला तो सब भला। यकीन मानिए इस एक जीत से भारतीय क्रिकेट पर चल रहे तमाम सवाल बवाल बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत सारे पर्दे पड़ जाएंगे, और अन्यथा इसका जो नहीं हुआ ऐसा तो फिर बहुत कुछ उल्टा भी होगा। हमारी नजर रहेगी इस पूरे घटनाक्रम पर, हम आपको अपडेटेड रखेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। आप स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी के लिए मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।